नमस्कार मित्रों, कहानी टाइम में मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, शैनेल लौट आएगी। एमिलियो डोरा को मैं आज भी अपनी पत्नी ही मानता हूँ। वह आज भी मेरे हृदय के इतने करीब है, मुझ में इतना समाई हुई है कि मैं उसकी महक को महसूस करता हूँ। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि जैसे वह मेरे सामने मेरे एकदम करीब मुझे स्पर्श करते हुए खड़ी है, मेरे गले में अपने दोनों बाहों को डाले, चेहरे को एकटक देखते हुए, और उसकी गर्म सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसी में खोया जा रहा हूँ। उसकी नज़रों में मैं क्या हूँ या तो वही जाने, पता नहीं मैं उसे याद भी हूँ या नहीं। वह मुझे कितनी शिद्दत से चाहती है, याद करती है या पता नहीं। मेरे अब तक के जीवन में आई तमाम लड़कियों में एक वही है जिसकी मैंने पूरे रस्म रिवाज के साथ मांग भरी थी, गोल्डन नाइट सेलिब्रेट की थी। उसी मधुर क्षण में उसे उसके देश सेनेगल से मिलता जुलता नाम दिया था, शैनेल। तब उसने बड़े प्यार से मुझे होंठों पर किस करते हुए कहा था, वाह कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स को बोलूँगी कि अब मुझे मेरे इसी प्यारे नाम से बुलाया करें। मैं उसे उसी क्षण से जब तक वह रही मेरे साथ उसे एमिलियो की जगह शैनेल ही बुलाता रहा। एमिलियो से जब मेरा संपर्क हुआ तब मैं काफ़ी समय से अकेला ही था। ईमेल के जरिए उसने संपर्क किया था। उसकी सारी ईमेल, जो सैकड़ों होंगी, मैंने आज भी सुरक्षित रखी हैं। उसकी याद आने पर उन्हें बार बार पढ़ता हूँ, उसकी यादों में डूब जाता हूँ। शुरुआती कुछ मेल के बाद ही वह बड़ी तेज़ी से मेरे करीब आने लगी थी। वह हर मेल में मुझे से मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के प्रयास में रहती थी। न जाने उसकी बातों, उसके व्यक्तित्व में कैसा जादू था कि मैं जल्दी ही उसे सब बताने भी लगा। ऐसी ही एक बड़ी डिटेल मेल मैंने उसे लिखा मैंने उसे लिखा, डियर एमिलियो डोरा, मुझे मेरे अधिकांश मित्र, परिचित एवं सारे रिश्तेदार आवारा बदमाश लोफर कहते हैं। अब इधर कुछ वर्षों से उन्हीं में से कई रिश्तेदार, मित्र या कहने लगे हैं कि अब मैं बहुत सुधर गया हूँ। ऐसे सारे लोगों को मैं पहले भी मूर्खाधिराज कहता था, आज भी कहता हूँ, क्योंकि मैं पहले जो कुछ करता था वही सब आज भी करता हूँ। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यह सब पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। तो जिन कामों को करते हुए यदि मैं पहले बिगड़ा हुआ था, तो वही सब करते हुए आज सुधरा हुआ कैसे हो गया हूँ? क्या यह बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है? मगर इस बिंदु पर मैं कहूँगा कि नहीं। जिन कामों को लेकर मुझे आवारा बदमाश लोफर कहा गया, मेरी नज़र में वह इस श्रेणी में आते ही नहीं। मेरी नज़र में वह सब एक अलग तरह की समाज सेवा है। कोई अगर किसी कमज़ोर को परेशान कर रहा हो तो उसे मार तोड़ कर सही कर देना क्या गलत है, बदमाशी है? देर रात तक बाहर रहना मेरी नज़र में आवारगी नहीं है। हाँ, इस दौरान यदि मैं गैर कानूनी, गैर सामाजिक कार्य करूँ तो आवारगी है। बहुत सी लड़कियों या औरतों के साथ संबंध रखना भी मैं गलत नहीं मानता। यदि यह मैं उन सब से ज़बरदस्ती, धोखे से बहला फुसला कर करूँ तो निश्चित ही गलत है, लेकिन ऐसा मैं सपने में भी नहीं करता। हाँ, यदि मैं चाहूँ तो इन सारे लोगों को बदतमीज कह सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों पर सिर्फ तरस खाता हूँ। मेरी इस बात से तुम मुझे कोई संत महात्मा नहीं समझ लेना। एमिलियो, मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मैं जो करता धरता हूँ वह कभी छिपाता नहीं, साफ साफ बोल देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें मैं समझता हूँ कि कोई जल्दी नहीं बताता, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। किसी बात को अपने में जज्ब किए रहना, अपने में छिपाए रखना मुझे खुद पर भारी बोझ लादे हुए घूमने जैसा लगता है। ऐसे में मुझे घुटन महसूस होती है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसा तुम्हारी ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी के कारण कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली मेल में मैंने मुश्किल से 2-4 बातें ही अपने बारे में लिखी थी।
लेकिन तुम पीछे पड़ गए कि मैं और बताऊं। शुरू में तुम्हारी कई मेल इसीलिए मैं नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन तुमने तो मेल की झड़ी ही लगा दी। हर दिन 2-3 मेल, और हर में पहले से ज़्यादा जोर कि मैं सब बताऊं। एमिलियो, आगे मैं तुम्हें एमिलियो ही लिखूंगा। हाँ, तो मैं अपने बारे में बहुत सारी बातें तुम्हें बताने के लिए इसलिए भी तैयार हुआ क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी कई बातें मुझे प्रभावित कर गई। जब से तुम अपना नकली चेहरा उतार कर सामने आई हो तो तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई बराबर दिख रही है। सच कहूँ कि तुम्हारी तरह न जाने कितनी लड़कियां रोज़ मेल करती हैं। पिछले कुछ सालों से रोज़ ही 2-4 मेल इस तरह की आती रही हैं, अब भी आती हैं। जानती हो, तुम्हारी तरह सभी मेल में सारी लड़कियां एक ही बात लिखती हैं, अब भी लिखती हैं। यह सभी अव्वल दर्जे की 420 लड़कियां हैं। यदि तुम इन्हें गुड की हो तो कम से कम इन सब को यह बता दो कि ये एक से बढ़कर एक मूर्ख हैं। इन्हें यह समझाओ कि जब मेल किया करे मुर्गा फंसाने के लिए तो कम से कम बातें अलग अलग लिखा करें। सब एक ही कहानी लिखती हैं, जैसे तुम लिखती थी कि तुम दक्षिण अफ्रीका के गृह युद्ध से ग्रस्त एक देश लाइबेरिया से हो। तुम्हारे पिता एक बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर थे। इस गृह युद्ध में तुम्हारे माँ बाप दोनों ही की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई। तुम्हें मेरा परिचय ईमेल आईडी फेसबुक के जरिए मिली। मेरी प्रोफाइल से तुमने मुझे भला आदमी समझा और अपनी बात शेयर करना चाहती हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने करोड़ों डॉलर जो तुम्हारे लिए छोड़े हैं वह तुम लेना चाहती हो। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। इसके एवज में करोड़ों रुपए मुझे भी मिल जाएंगे। तुम इस समय डकार सेनेगल में एक रिफ्यूजी कैंप में बड़ी दयनीय हालत में हो। जानती हो एमिलियो, इस तरह की मेल के बारे में मेरे तमाम दोस्त पहले ही बताते रहे थे कि इन फ्रॉडियों के चक्कर में फंसकर अपना अकाउंट नंबर ना दे देना। कहीं इनकी भावुक कर देने वाली कहानी में फंसकर मोटी रकम उनके अकाउंट में डाल मत देना। एमिलियो, मेरे दोस्त मुझे यह एडवाइस विशेष रूप से ज़्यादा देते हैं क्योंकि वह यही मानते हैं कि कोई भी लड़की मुझे आसानी से फंसा सकती है। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि मेरे बारे में ऐसा सोचने वाले पूरी तरह गलत हैं। मेरे बारे में जब जानोगी, चौथाई भी जान लोगी, तो तुम यही कहोगे कि बात तो इसके उलट है, बल्कि लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं। वो ही मेरी तरफ अचानक ही दौड़ पड़ती हैं। तुम चाहो तो अपना ही उदाहरण ले लो। अपनी काल्पनिक दुख भरी कहानी लिखकर अपने बदन की भड़कीली तस्वीरें भेजकर मुझे फंसा कर ठगने की कोशिश में लगी थी। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ठगने की कोशिश कर रही थी। अपने को एक पास्टर के नियंत्रण में होना बताया, उनका नंबर वगैरह सब दिया। अपने चंगुल में फंसाने के लिए तुमने यह भी कहा कि रिश्तों के लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती कि मैं 40 का हूँ और तुम 24 की। 5.25 फीट की गेहूं रंग की तुम मेरे साथ जीवन बिताने को तैयार हो। मैं जिस जगह चाहूँ वहाँ तुम्हें लेकर चल सकता हूँ। भावनाओं को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए तुमने यह भी लिखा कि अब तक तुम्हारा कई लोग शारीरिक शोषण कर चुके हैं। पास्टर भी अन्य कई लड़कियों के साथ साथ तुम्हारा भी आए दिन बर्बरतापूर्वक शारीरिक शोषण कर रहा है। सच बताऊं कि तुम्हारी बातें कई बार यकीन कर लेने को विवश कर देती हैं, लेकिन तुम सारी लड़कियों की एक सी कहानी ने क्योंकि पोल खोल रखी है तो यकीन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे और बाकी लड़कियों में एक फ़र्क था कि तुम पैसे ऐंठने के अलावा यह भी देख रही हो कि कोई ऐसा भी मित्र मिले जिससे कुछ और भी बातें हो सके। यही वजह है कि हम तुम यहाँ तक बढ़ सके। नहीं तो बाकी लड़कियों का हाल यह है कि पहले अपनी कहानी शॉर्ट में भेजती हैं, परिचय भी नहीं, लेकिन माय डियर, डियरेस्ट, माय लव से शुरू करती हैं। यदि रिप्लाई में हाय भी लिख दो तो दिन बीतने से पहले विस्तृत स्टोरी 2-3 या फिर 4 फोटो के साथ आ जाती है। लोगों को फंसाने के लिए काफ़ी बोल्ड फोटोज़ भेजी जाती हैं, साथ ही डिटेल स्टोरी, वर्क, हॉबी, लाइक्स आदि के बारे में भी पूछा जाता है। जानती हो एमिलियो, मैंने जैसे तुम्हें जवाब दिया था वैसे ही बाकियों को भी दिया था, हाय माय डियर, हाय माय लव। और जब मुझसे डिटेल मांगी गई तो इतना ही लिखा कि मैं एक राइटर हूँ, लिखना, पढ़ना, घूमना मेरा शौक़ है।
सेक्स मेरा फेवरेट गेम है। मैं इस गेम को बहुत पसंद करता हूँ। और यह भी लिखा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। तुम अपनी फुली नेकेड फ़ोटो भेजो। मैं तुम्हारे बूब्स थाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देखना चाहता हूँ। बस एमिलियो, मेरे यहाँ लिखते ही लड़की गायब हो जाती। फिर दोबारा उसकी कोई मेल नहीं आती। मैंने तुम्हें भी यही सब लिखा, लेकिन तुम भागी नहीं। तुमने बड़ा बैलेंस जवाब दिया कि अभी हमारी फ्रेंडशिप उस लेवल की नहीं है कि तुम अपनी नेकेड फ़ोटो भेज सको। इसके बाद हमारी तुम्हारी मेल्स लंबी होती गईं और बातें खुलती गईं। फिर जल्दी ही तुम्हें लगा कि सच्चाई मुझे मालूम है। तब तुम मुखौटा उतार कर असली रूप में सामने आई। मुझे यकीन तब भी नहीं था, इसलिए मैंने कई तरह से तुम्हें चेक किया और तुम हर बार पास होती गई। तब मैंने भी तुम्हें अपनी हकीकत बताई कि मैं इंडियन रेलवे की गुड्स ट्रेन में गार्ड हूँ, अनमैरिड हूँ। बाकी जो शौक पहले लिखे थे वही हैं। इस बार भी मैंने तुमसे मनचाही फ़ोटो मांगी, लेकिन तुमने नहीं भेजी। बाद में बहुत कहने पर तुमने जैसी मैंने मांगी थी वैसी ही नेकेड फ़ोटो भेजी। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यह कैसे विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं वाकई तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे वाकई मित्रता चाहता हूँ। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यह कैसे विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं वाकई तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे वाकई मित्रता चाहता हूँ। तुम बार बार मुझसे यह कह रही हो कि मैं 40 का होकर अपने से आधी उम्र की तुम्हें कैसे लव कर सकता हूँ। मैं अब तक सिंगल ही क्यों हूँ? अपने अब तक के जीवन की तमाम ना भुलाई जा सकने वाली बातें तुमसे शेयर करूँ, जिससे तुम यह निष्कर्ष निकाल सको कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की हिम्मत रखता हूँ। तुम्हें लेकर मैं ज़िंदगी के बहुत से कदम साथ चल सकता हूँ। एमेलियो, जब तुमने अन्य लड़कियों की तरह यह लिखा कि हमारे रिश्तों के बीच कोई बाधा नहीं आएगी, तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है वाकई तुम्हारे साथ एक खास रिश्ता, या ये कहें लिव इन में मुझे कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं तुम्हें साथ लेकर अपने देश में बहुत सी जगह घूमने चल सकता हूँ। मेरा परिवार कोई बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि परिवार से मेरा कोई खास रिश्ता रहा ही कहाँ है। हुआ या कि मेरी लापरवाही भरी ज़िंदगी ने मेरे और परिवार के बीच रिश्तों की डोर बहुत पहले ही कमज़ोर कर दी। क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की नौकरी पहले लग गई, तो शादी का जोर पड़ने लगा। मैं अपनी आवारगी में मस्त था। गार्जियन का दबाव मैं ज़्यादा दिन नहीं झेल पाया कि मैं कुछ करूं जिससे मेरी शादी हो। फिर छोटों का नंबर आए। मैंने गुस्से में कह दिया कि मुझे जब जो करना होगा तब करूंगा, छोटों की शादी कर दो। आखिर यही हुआ। सारे छोटे भाई बहनों की शादी हो गई। मैं तब भी मस्त घूमता रहा। मुझे लगा कि शादी वादी करके बंद कर रहना मेरे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। इस बीच मैं भाइयों से ज़्यादा कमाता था और वैसे ही उड़ा भी देता था। एमिलियो, मैं कई महीने घर से गायब रहता था। बाद में तो हालत यह हो गई कि घर वालों ने यह भी पूछना बंद कर दिया कि कब आओगे, कहाँ हो। सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। मैं और ज़्यादा मस्त हो गया कि बढ़िया है, बेवजह की पूछताछ से मुक्ति मिली। एमिलियो, हमारे देश समाज में जीवन में किस्मत का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं अब भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ जब अपनी हालत देखता हूँ कि आखिर मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब और कैसे पूरी हो गई। मैंने आर्टिस्टों के अलावा आर्ट्स कॉलेज में मॉडलिंग भी की। रेलवे में गार्ड बनने से पहले मुंबई के एक बड़े प्रतिष्ठित होटल में सिक्योरिटी इंचार्ज रहा। इसके बाद गोवा के एक खूबसूरत बीच पर 2 लोगों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट भी चलाया। इन्हीं में एक बंदा ऐसा था जो शेयर मार्केट का माहिर खिलाड़ी था, लेकिन ज़बरदस्त शराबी भी था। उसी के चक्कर में जोरदार ढंग से कमाई कर रहा रेस्टोरेंट रातों रात छोड़कर भागना पड़ा, नहीं तो स्थानीय गुंडों द्वारा मार ही दिया जाता। तुम बार बार पूछती हो कि सरकारी नौकरी से पहले मैंने क्या किया, तो यही कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ किया। इतना कुछ कि सब कुछ एक समय में ही याद कर पाना, लिख पाना संभव नहीं है। अभी जो याद आ रहा है वह बता रहा हूँ। इस नौकरी से पहले जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा कमाई की वह क्षेत्र है दलाली का। मैं यहाँ की राजधानी दिल्ली में अपने ही जैसे एक मित्र के साथ वहीं के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ लग गया। किस्मत ने साथ दिया और कुछ ही महीनों में मैंने मोटी रकम कमा ली। इतनी कि दिल्ली ही के पास गौतम बुद्ध नगर में एक ठीक ठाक मकान खरीद लिया।
3 BHK का। यह मकान 8 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक मेरे कई दोस्तों का भी समय समय पर ठिकाना बना रहा। 3-4 साल पहले तक यहाँ हर छुट्टी में पार्टी सार्टी अय्याशी होती रहती थी। रेप पार्टी भी कह सकती हो। बस एक चीज़ जो यहाँ नहीं होती थी वह थी ड्रग्स। नशे के नाम पर शराब सिगरेट तक सीमित था। सेक्स भी जम के था। मगर प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे से अचानक ही कदम खींचने पड़े। इसके साथ ही यह पार्टी भी खत्म हो गई। इस धंधे से निकलने के बाद मैं कई महीने बेकार रहा। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। इसी बीच स्थिति यह आई कि बाइक रखी और अपनी SUV बेच दी। प्रॉपर्टी डीलिंग में इस SUV ने बड़ा साथ दिया था। इसको बेचने से मिले पैसे से कई महीने खूब मज़े किए। पहाड़ों पर घूमने निकल गया। रोहतांग दर्रा लेह लद्दाख तक गया। फिर लौटा तो फॉरेस्ट सफारी पर निकल गया। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के साथ पड़ोसी देश नेपाल गया। वहाँ की राजधानी काठमांडू में महीने भर घूमता रहा। वही काठमांडू जो कुछ साल पहले अप्रैल में भूकंप से तबाह हो गया था। मेरा वह दोस्त वही नेपाल का रहने वाला है। उसका परिवार वहाँ बड़ा बिजनेसमैन है। मेरा दोस्त कुछ मेरी ही तबीयत का है। काम धाम मेहनत से करता है। जेब में मोटी रकम इकट्ठा होते ही मौज मस्ती में तब तक लगा रहता है जब तक कि सारा पैसा फुर्र नहीं हो जाता। वह और मैं जब तक रहे नेपाल में दोनों ने मिलकर घूमने फिरने, लड़कियों के साथ अय्याशी, खाने पीने, होटलबाजी में खूब पैसा और समय खर्च किया। जब हम दोनों का पैसा खत्म हो गया तो वह वहीं रुक गया और मैं यहाँ अपने देश लौट आया। एमिलियो, तुम यदि मेरी इन बातों से यह सोच रही हो कि मेरा सारा पैसा और समय मौज मस्ती में ही खर्च होता है और बीतता है तो काफ़ी हद तक सही हो। और यह भी बता दूं कि यह सब रेलवे में नौकरी में आने के वर्ष भर पहले तक रहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी यह बातें कितनी सच है कि तुम इंडिया मेरे साथ समय बिताने आओगी। मेरे साथ कोई भी संबंध, साफ साफ कहूँ कि सेक्स संबंध में भी तुम्हें खुशी होगी। भारत मेरे साथ ऐसे ही संबंधों के साथ घूमना चाहोगी। कुछ समय ऐसे संबंधों के साथ जीते हुए तुम्हें यदि यह लगता है कि तुम मेरे साथ लाइफ पार्टनर बनकर रह सकती हो तो फिर इंडिया में ही रहोगी, मेरे साथ रहोगी, यहीं की नागरिकता ले लोगी, मेरे साथ ही जीवन बिताओगी। मैं तुम्हें स्पष्ट बताऊं कि मैं तुम्हारी इन बातों, विशेष रूप से इंडिया में ही रहने की बात पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे मन की बात है तो मैं भी वाकई तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों कितना ईमानदार हैं अपनी बातों में, या तो तभी पता चल पाएगा जब तुम इंडिया आओगी, मेरे साथ रहोगी। हाँ, इसके पहले बातों के जरिए हम दोनों जो विश्वास आपस में कायम कर सकते हैं, उसी क्रम में तुम्हें बता रहा हूँ कि रेलवे ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार सख्त बीमार पड़ गया। लापरवाह स्वभाव के कारण बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया। मैं गौतम बुद्ध नगर के अपने मकान में अकेले पड़ा था। संयोग से पैसे भी सब खत्म हो गए थे। मैं इतना वीक हो गया था कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। घर में माता पिता गुजर चुके थे। भाइयों से बरसों से कोई रिश्ता नाता नहीं था। जो दोस्त थे वह भी अब तक ज़्यादातर सेटल हो चुके थे। अब किसी के पास मेरे लिए ना तो समय था, ना उधार देने के लिए पैसा। दवा की कौन कहे खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। जितने दोस्तों को फ़ोन करता सब कोई ना कोई बहाना कर निकल देते हैं। हालत यह हुई कि दोस्तों ने फ़ोन करना उठाना ही बंद कर दिया। सही कहूँ एमिलियो, तब मैंने समझा ये सब मेरे दोस्त हैं ही नहीं। ये सब पैसे के मौज मस्ती के साथी थे। अब ये सब मेरे पास है नहीं तो कोई क्यों आएगा। तभी मैंने यह समझा कि इसमें गलती तो मेरी ही है। वास्तव में मैंने कोई दोस्त जीवन में बनाए ही कहाँ। मेरा मन तब खींच उठा कि मेरे जैसा आदमी दोस्त कहाँ बना सकता है। जो अपने को अपने परिवार से जोड़ कर ना रख सका हुआ क्या दोस्त बनाएगा। तभी मैंने यह तय कर लिया कि यदि जॉन्डिस से जीत गया तो अपनी लाइफ स्टाइल बदलूंगा। अपने को यूं कटी पतंग की तरह आसमान में पतलाते हुए कहीं भी गिर कर नष्ट हो जाने के लिए नहीं छोड़ूंगा। उस समय खाने की कमी और दवा जो कई दिन से बंद थी, उसके चलते मेरी तबीयत एकदम बिगड़ गई। मेरे सामने अचानक ही बाइक बेचने का ख्याल आया, लेकिन यह तुरंत नहीं हो सकता था। मुझे तुरंत पैसे चाहिए थे। हैरान परेशान मैंने चेन, अंगूठी, घड़ी निकाली कि मार्केट में बेच दूं।
तैयार होकर निकलना चाहा तो निकल ही नहीं सका। चक्कर आते रहे, बेड पर ही पड़ा रहा। तब मुझे लगा कि अब मेरा बचना संभव नहीं है। मोबाइल में नाम चेक नहीं कर पा रहा था। फिर उस समय परिवार की याद आई। मन भाइयों को फ़ोन करने को हुआ, जिनसे मैं कई साल से कभी मिला ही नहीं था, फ़ोन पर बात भी नहीं की थी। मेरे पास भाइयों से बात करने के लिए कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं था। मौत करीब देखकर उस दिन मैं टूटने लगा। मैं आखिरी कोशिश करते हुए फिर किसी दोस्त को फ़ोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नॉन पेमेंट के कारण मोबाइल की सर्विस बंद हो चुकी थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे हर तरफ से मारने का प्रयास हो रहा है। और तब मैंने मन ही मन में निश्चय किया कि इतनी आसानी से खुद को मरने नहीं दूंगा। मैं पूरी ताकत लगाकर बेड से फिर उठा कि किसी तरह घर से बाहर सड़क पर निकलूं। जेब में अंगूठी चेन रख ली थी, मगर 10-12 कदम भी ना चल पाया और ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं अर्धबेहोशी की हालत में पड़ा था। इसी तुम मेरा भाग्य कह सकते हो या फिर संयोग की आधे घंटे बाद ही मेरी एक परिचित आई, जिससे करीब 2 वर्ष से बात तक नहीं हुई थी। वह मेरे ही एक मित्र के साथ लिव इन में दिल्ली में रहती थी। अचानक ब्रेकअप हुआ और वह सड़क पर आ गई। नौकरी उसकी कुछ महीने पहले ही गई थी। वह मुझसे मदद मांगने आई थी, लेकिन हुआ उल्टा कि उसे मेरी ही मदद करनी पड़ी। एमिलियो, उसी ने किसी तरह डॉक्टर वगैरह बुलाया। कुछ दवा, खाना पानी मिलने के बाद मैं बोलने लायक हुआ। तब दोनों ने एक दूसरे की समस्या समझी। समय की यह ज़रूरत थी कि दोनों एक दूसरे की मदद करें। मजबूरी ने हम दोनों को एक कर दिया। उस मित्र, जिसका नाम सीरीन, की मदद से घर का कई सामान बेचा। तब कहीं जाकर खाना पीना और मेरी दवा हो सकी। मुझे ठीक होने में महीना भर लग गया। सीरीन पैसे से पूरी तरह खाली थी। लिव इन में ठगी का शिकार हुई थी। उसने जी जान से मेरी सेवा कर मुझे ठीक कर दिया था। देखते देखते हमारे उसके रिश्ते लिव इन में बदल गए। सीरीन मेरे ठीक होते ही जी जान से नौकरी ढूंढने में लग गई। उसी के कहने पर मैंने भी कुछ जगह अप्लाई किया। सीरीन के आने से एक बात यह हुई थी कि उसने मुझ पर बराबर दबाव बनाया कि मैं अपनी लाइफ पर ध्यान दूं, खाना बदूसी छोड़ दूं। सीरीन की जल्दी ही नौकरी लग गई। उसने घर का मेरा सारा खर्च उठाना शुरू कर दिया। इधर मैं भी इधर उधर से अपने भर का जल्दी ही कमाने लगा। इस बीच जब कभी कमाई ज़्यादा हो जाती तो सीरीन को खर्च करने के लिए मना कर देता। देखते देखते 2-2.5 साल निकल गए। इस दौरान मैंने फिर से नई बाइक खरीद ली। इसी बीच एक दिन रेलवे में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला। यह फॉर्म मैंने कब भरा था, कब एग्ज़ाम दिया था, मुझे कुछ याद नहीं था। ये मेरे लिए अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा था। मैं ट्रेनिंग वगैरह करके गार्ड बन गया। मगर एमिलियो, अगर ज़िंदगी इतनी ही आसान होती तो दुनिया में सभी खुश ना होते। हम भी, तुम भी, या जो हम दोनों परिचित हुए आपस में, तो यह भी तो परेशानियों के कारण ही हुए। तुम पैसों की अपनी अधिक ज़रूरत के लिए या जो जाल फैलाती हो, या आखिर क्यों फैलाती? अगर तुम खुश होती तो मेरे साथ अब नई समस्या शुरू हो गई। हमारी सीरीन के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। वजह नई नौकरी में सीरीन का एक साथी था। उसकी नज़दीकी सीरीन से बढ़ती जा रही थी। सीरीन को भी मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए पा रहा था। इसी के चलते हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिर हम एक छत के नीचे रहने में असमर्थ हो गए। आखिर एक दिन सीरीन अपने उसी साथी के साथ चली गई। फिर जल्दी ही उससे शादी कर ली। बाद में उसके 2 बच्चे हुए। एमिलियो, सीरीन जब मुझे छोड़कर गई तब भी उसे बहुत चाहता था मैं नहीं चाहता था कि वो छोड़कर जाए, लेकिन क्योंकि वह शादी करके पारंपरिक दंपत्ति की तरह जीवन बिताना चाहती थी और उसको इसके लिए अपना वह साथी मुझसे ज़्यादा उपयुक्त लगा तो वह चली गई। उसके प्रेम में मैं अनफिट था। उसके इस डिसीजन से मुझे काफ़ी शौक लगा। मैं अपनी गार्ड की नौकरी से भी ऊब रहा था। कहने को तो ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन अमूमन यह 12 घंटे की हो जाती है। अमूमन यह 12 घंटे की हो ही जाती है। एमिलियो, यह बड़ी उबाऊ नौकरी है। सोचो, एक गुड्स ट्रेन जिसमें 100 से ऊपर डिब्बे, ड्राइवर और गार्ड के बीच सैकड़ों मीटर की दूरी, गार्ड का छोटा सा डिब्बा, उसी में मैं अकेला। गर्मियों के दिन में हालत ख़राब हो जाती है और कड़ाके की ठंड में भी।
कई बार जब रात के अंधेरे में किसी वजह से ट्रेन बियाबान जंगल में खड़ी हो जाती है तो हालत और ख़राब हो जाती है। तब मैं ज़रूरत भर को ही केबिन से बाहर निकलता हूँ, अपनी लंबी टार्च लेकर इंजन की तरफ देखता हूँ या ड्राइवर मेरी तरफ आ रहा है तो मैं भी उधर ही चल देता हूँ। हम दोनों बीच रास्ते में मिलते हैं। जो भी स्थिति रहती है उस पर बात करके वापस अपने डिब्बे में। बड़ी कठिन इस ड्यूटी ने शुरू के दिनों में मुझे बड़ा परेशान किया। मन किया कि छोड़ दूँ नौकरी, लेकिन जॉइंटिस के समय जो क्रिटिकल पोजीशन मेरी हुई थी उसकी याद आते ही मैं कांप उठता और नौकरी छोड़ने की बात से ही तौबा कर लेता। सोचता उस बार तो संयोग से सीरीन आ गई थी। पूरे मन से मेरी केयर की। एक तरह से मेरी जान उसी ने बचाई, इसीलिए मैं उसे इमोशनली बहुत अटैच हो गया था। यही कारण था उससे ब्रेकअप पर मुझे बहुत दुख हुआ था, जबकि उसके पहले मुझे किसी भी औरत से अलग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह रिपीटिशन ही लग रहा है, मगर फिर भी कह रहा हूँ कि तुम अपने बारे में इधर बीच कुछ ऐसी बातें मेल में ज़्यादा बता रही हो और साथ ही एक तरह से मुझ पर प्रेशर ज़्यादा डाल रही हो कि मैं भी लाइफ की हर उस घटना को जो अब भी मुझे याद है मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, जिससे तुम मेरे पास आने से पहले मुझे अच्छी तरह से समझ लो। पिछली मेल में तुमने बताया कि इधर बीच एक पूजा स्थान के पुजारी ने, जहाँ तुम आजकल हो डकार सेनेगल में, तुम्हारा कई बार शोषण किया है। इसके पहले जब तुम मात्र 13-14 वर्ष की थी तभी तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हारा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। तुम मुझे यह बताने के साथ ही जोर देकर पूछ रही हो कि मैंने अपने अब तक के जीवन में कितनी लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। सच कहूँ, मुझे तुम्हारे इस बचपने पर हंसी आ रही है। किसी देश में ऐसा करना निश्चित ही अपराध होगा, अपराधी को सजा दी जाएगी। तो फिर कोई कैसे लिखकर किसी के भी सामने यह स्वीकार कर लेगा कि उसने जीवन में कभी ऐसा किया। जहाँ तक बात मेरे देश की है तो यही कहूँगा कि अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी बचपन में ही लड़कियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं सामने आती हैं। लड़के भी अक्सर शिकार हो ही जाते हैं। औरतों द्वारा भी शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। तुम यह पढ़कर चौंक जाओगी कि मैं स्वयं 14 की उम्र में एक महिला द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुआ था। यह बात मैं आज पहली बार किसी से शेयर कर रहा हूँ। मेरा शोषण तो मेरे ही घर में मेरे ही किराएदार की मिसेज ने किया था, पूरे 1 साल तक, जबकि उसके 3 बच्चे थे। मकान छोड़ने के बाद भी वह मुझसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश करती रही। तुम्हारे मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स से शिकायत क्यों नहीं की। तो एमिलियो, सच यह है कि मेरे लिए यह एक अनोखा अनुभव था जो अनायास ही मेरे हाथ लग गया था। बिना प्रयास ही वह मिल गया जिसे सोचा ही नहीं था। मुझे आश्चर्य मिश्रित मज़ा आ रहा था, तो मैं शिकायत क्यों करता। कुछ महीनों के बाद तो मैं ही अक्सर उससे खुद बोलता सेक्स के लिए, तो वह प्यार से दांत दबाकर मेरे गाल को नोच लेती, कभी हल्के से काट लेती। वह उम्र में मुझसे करीब 20 साल बड़ी थी। एमिलियो, जैसा कि तुमने बताया था कि फर्स्ट रेप के बाद जब तुम सदमे से उबर गई साल भर में, तो इसके बाद सेक्स के अनुभव के लिए तुम्हारे मन में अक्सर किसी पार्टनर की इच्छा होने लगी थी। मैं अपने बारे में यह कहूँगा कि उस औरत ने जब पहला अटेम्प्ट किया तो उसे मैं शोषण मान सकता हूँ। उस समय मैं ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जो मुझे एक अनजान दुनिया से गुजरने वाला अनुभव दे रहा था। हाँ, पहली बार के बाद उसने जितनी बार किया उसे मैं शोषण नहीं मानता, क्योंकि उसमें मेरी भी सहमति रहती थी। मैं भी उतना ही मज़ा लूटता था जितना वो। एमिलियो, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मेरी बातों से कैसे यह सुनिश्चित कर लोगी कि तुम मेरे पास आने पर जो कुछ जैसा चाहती हुआ तुम्हें मिल जाएगा। इसका तुम सही अंदाज़ा लगा लोगी। मेरी बातें कितनी सच है या तुम किस तरह चेक कर पाओगी। लेकिन यह समस्या क्योंकि मेरी नहीं है, इसलिए मैं इस पर और कुछ कहने के बजाय इसे तुम पर छोड़ता हूँ। नौकरी में ड्यूटी के दौरान अब तक हुई किसी न भूलने वाली घटना को लिखने को भी तुमने कहा, तो ऐसी ही एक घटना बता रहा हूँ जो मुझे अपने डिब्बे में जाते ही याद आ जाती है। हालांकि नौकरी में रहते हुए इसे डिस्क्लोज करना अपने हाथों जानते बूझते हुए अपनी नौकरी को खतरे में डालने जैसा है।
लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारे आग्रह के सामने यह खतरा भी उठा ही लेता हूँ। सच बताऊँ कि पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें टाल नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपनी यह बातें जो इतनी मेहनत से इतना समय खर्च कर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनकी तुम्हारी नज़रों में कितनी अहमियत होगी। खैर यह बात उस समय की है जब मैं नौकरी में आए खैर यह बात उस समय की है जब नौकरी में आए मुझे कई बरस हो गए थे। सिरीन से ब्रेकअप हो चुका था। मैं जीवन में बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था। गार्ड के डिब्बे में तो यह एकदम सिर पकड़ लेता है। स्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही थी। मुझे लगा कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना चला जाऊं। कोई दोस्त वगैरह तो मेरे रह नहीं गए थे जिनसे मैं अपनी समस्या शेयर करता। गार्डों ड्राइवरों के लिए जिस जगह उनकी ड्यूटी खत्म होती है, वहीं विभाग ने उनके रुकने के लिए रिटायरिंग रूम बना रखे हैं। मैं भी उनमें रुकता ही हूँ। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।